हेलो बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने मॉडल और इलेक्ट्रॉन पे डिस्कशन किया था कि मॉडल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी क्या होती है, प्रोटॉन डिस्कवरी क्या होती है। अब वो 3 डेज की क्लास आपकी हो गई, अब अच्छे से आपने पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर मॉडल, ठीक है। अब बोर मॉडल के पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। क्या जरूरी है कि बोर मॉडल डेवलप कैसे हुआ, बोर मॉडल क्यों डेवलप किया गया, रीजन क्या था इसका। तो जो भी मॉडल आपने पढ़े तो उसमें क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि मॉडल दिया गया, उसका ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, मॉडल दिया गया, उसका ड्रॉबैक आ गया, तो फिर दिया क्यों गया। अब ये देखिए, अपनी अपनी थिंकिंग है। जैसे हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 4 लोगों के दिमाग में आया, बोला गया कि ये चीज हमको बनानी है। तो 4 में से पूछा गया कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है। तो सबने अपना अपना, जैसे नहीं होता है कि विचार दे दिया कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए, बोल करके बैठ गए चुपचाप कि ऐसा होना है। अब उन्होंने एक वर्ड जैसे कह दिया कि ये चीज ऐसे बनानी है, बना दिया। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं, अगर इसमें थोड़ा टीप टाप कर दिया जाए, ठीक है। तो टीप टाप में क्या है, लॉजिक लगने लगे। लॉजिक क्या क्या है, फिजिक्स अलग अपना काम बता रही है, मैथ अलग अपना रूल बता रही है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है, सबसे बाद में। केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री में कोई चीज बतानी है तो फिजिक्स और मैथ का साथ लेकर के ही बता सकते हैं। तो उसमें लॉजिक जो आपके हैं, वो जब लॉजिक आए तो लॉजिक के बेस पर ड्रॉबैक बन गए, ठीक है। तो ड्रॉबैक, जैसे ही ड्रॉबैक बना तो आगे की डिस्कवरी स्टार्ट हो गई। तो चलिए हम लोग ड्रॉबैक, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक देखते हैं कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था। कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन अगर हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में देखें तो पहला जो ड्रॉबैक इसका आता है, वो ड्रॉबैक आपका ये है, स्टेबिलिटी। क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। स्टेबिलिटीज ऑफ द एटम। एटम स्टेबल नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, रीजन क्या था उसका। तो रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था, क्लार्क मैक्सवेल बैठे हुए हैं। क्लार्क मैक्सवेल की जो थ्योरी है, मैक्सवेल थ्योरी क्या बोलती है फिजिक्स में, इन्होंने जो अपना रूल दिया, उन्होंने ये बताया कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इन्होंने, रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यूं यूं घूम रहा है, और कंटिन्यू एनर्जी क्या दे रहा है, रेडिएट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो मैक्सवेल क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, फिजिक्स ये बता रही है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, आपने कुछ चार्ज करके कोई चीज रख दी, जैसे बैटरी है, चार्ज है, मोबाइल की बैटरी चार्ज है, तो परमानेंट आप उससे वीडियो भी देख रहे हैं, मोबाइल चला भी रहे हैं, तो वो खत्म भी तो हो रही है। अब चार्ज बॉडी, जैसे कोई चीज चार्ज आपने कर ली तो कंटिन्यू जब वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो एनर्जी आपको देगा। जब एनर्जी आपको रेडिएट कर रहा है, निकाल रहा है बाहर, तो कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि ये कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी खत्म होगी ना, ऐसा तो नहीं कि कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स, मैक्सवेल ये प्रूफ कर चुके हैं। क्या प्रूफ कर चुके हैं कि अगर हम चार्ज करके कोई भी चीज देते हैं आपको, तो वो खत्म होना है, लॉस होना है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जब ये ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ में, तो न्यूक्लियस का इससे अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब ये एनर्जी इसकी कम होती जाएगी तो ऑर्बिट क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और जब ऑर्बिट छोटी होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये न्यूक्लियस की तरफ खिंचता चला आएगा। और जब न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा तो न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाएगा, यही तो होगा, यानी एटम स्टेबल ही नहीं होगा। तो अब इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
ये सबसे सीरियस है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने जो बोला कि यहाँ पे डेंस, जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो आपने पीछे पढ़ा था वहां से हो गई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इनकी कोई डिस्टेंस इन्होंने फिक्स नहीं की कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये है। तो ये जब घूम रहे हैं यहां पर, तो कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि सेम चार्ज है भाई, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई, इसकी एनर्जी कम रिलीज हुई, तो इसने क्या किया, इसको पकड़ लिया, आगे पीछे पहुंचे। चार लोगों को अगर रेस कराई जाए तो रेस में क्या होता है, कोई ज्यादा आगे निकल रहा है, तो जो ज्यादा आगे निकल रहा है वो जो सबसे पीछे है, तो पीछे वाला आगे वाले को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर क्या है कि जब ये इसके पास में आएगा तो सेम चार्ज है तो कोलैप करेंगे। तो इन्होंने इस चीज को नहीं बताया कि कैसे ये घूम रहे हैं, तो फिक्स कोई चीज इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, बस इतना बोल दिया कि उसके चारों ओर घूम रहा है और एनर्जी आपको मिल रही है, इतना बता करके छोड़ दिया। तो वो इनका ड्रॉबैक बन गया। तो पहला जो ड्रॉबैक आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, और दूसरा हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब जब यहां पर ये दो ड्रॉबैक बन गए, तो दो ड्रॉबैक के बाद क्या आया, डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल। बोर्स मॉडल, बोर मॉडल का डेवलपमेंट हुआ। अब बोर मॉडल का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसके दो पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है ड्वेल बिहेवियर, और दूसरा पॉइंट आपका है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये दो पॉइंट है। अब यहां पर बात आती है कि ड्वेल बिहेवियर मीन क्या है ड्वेल बिहेवियर। ड्वेल बिहेवियर का मतलब यह है कि दो चीजें यहां पर हैं, एक आपका है पार्टिकल नेचर, और दूसरा जो आपका है वो है वेव नेचर। क्या है ये, पार्टिकल नेचर क्या है और वेव नेचर क्या है, किसका है, लाइट का है। ठीक है, किसका है, ये लाइट का है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर और ड्वेल बिहेवियर, वेव नेचर। दो चीजें आपकी हो गई, ड्वेल बिहेवियर। दूसरा आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम क्या है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे अभी आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले बोर मॉडल के पहले कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट टर्म आपको पढ़ना है। वो टर्म क्या है, पहला क्या है, वेव क्या होती है, वेव मोशन क्या है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है, वेवलेंथ। और नेक्स्ट आपका है वेव नंबर। ये टर्म आपको यहां पर सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में फिर हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमको दो चीजें मेन रूप से पढ़नी है, एक पढ़ना है ब्लैक बॉडी और दूसरा पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है बोर मॉडल को समझने के लिए। तो पहले तो हम वेव नेचर के बारे में समझते हैं कि वेव नेचर क्या है, वेव मोशन क्या है। अब देखिए यहां पर वेव मोशन,
ये आपका पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आपकी हुई 2 क्रेस्ट, ये क्या हो गया, वेव नंबर, वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। दूसरा आपका ये क्या है, आप ये ले लीजिए या फिर इसकी डेप्थ ले लीजिए, ये है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब एक वेव जो आपकी कंप्लीट हो रही है वो यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पॉइंट आपका है ये एक वेव को कंप्लीट कर रहा है, इतना पॉइंट। तो ये आपका हो गया वेव नेचर। तो यहां पर आपको ये देखना है, चाहे आप 2 ये ले लीजिए, यहां से ये आपका वेवलेंथ हो गया, या फिर नीचे डेप्थ में आप चले जाइए, ये आपका हो गया, इसको भी आप वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो चाहे आप ये 2 पॉइंट आप ले लीजिए, चाहे नीचे वाले 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। या आप ये ले लीजिए, इसको डिनोटेड हम ए से करते हैं, और या फिर एम्पलीट्यूड को आप ये ले लीजिए, दोनों ले सकते हैं, ऊपर आप ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, दोनों चीजें आपकी हो गई। तो ये है आपका वेव मोशन। अब वेव मोशन में रिलेशन आपको जो पढ़ना है यहां पर, उस रिलेशन पे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। रिलेशन जो आपका है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, इन 3 में जो रिलेशन आपका पूछा जाता है, इस रिलेशन पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। इसका अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा में भी यूज होगा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में किस तरीके से हम स्प्लिटिंग दिखाते हैं, वहां पर भी वेव नंबर का यूज होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ की जो डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन बहुत कम आपसे पूछी जाएगी यहां पर। वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये, और जो फ्रीक्वेंसी है आपको वो न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट कराते हैं। वेव नंबर आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी ये बार, ऊपर बार लगा देते हैं, ये रिलेशन आपका है। तो फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर जो आपका होता है वो वेव लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको ध्यान देना है। इस पर न्यूमेरिकल आपका जनरली छोटा सा न्यूमेरिकल फंस जाता है कभी कभी, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, जो वेलोसिटी एनर्जी जो हमको मिली है वो फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी मिली है, इक्वल टू एच न्यू। यानी एनर्जी जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है वो क्या बोलती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और ये जो कांस्टेंट यहां पे आपने लगाया, ये क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आपकी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 6.6 इंटू 10 की पावर 31। अब फ्रीक्वेंसी, ये जो कांस्टेंट हो गया, अब फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी गई है तो एनर्जी इसकी आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है रिलेशन इसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, C अपॉन न्यू। यहां पर ये रिलेशन आपको देखना है। तो ये अभी जो फोटॉन एनर्जी, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताते हैं तो वहां से आपको बताएंगे कि ये वहां से जनरेट हुई, ठीक है, फोटॉन के फॉर्म में। इतना आपको यहां पर इसमें सबसे पहले ये देखना है। इसके बाद में फिर क्या करना है, अब हम लोग आते हैं इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, और बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन different types of radiation frequency or wavelength। ठीक है, अगर हम बाहर खड़े हुए हैं तो फ्रीक्वेंसी हमको कैसी मिल रही है, कमरे के अंदर है तो फ्रीक्वेंसी लाइट की कैसी मिल रही है, ठीक है, गाड़ी के अंदर है तो कैसी फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है। तो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि इनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है कि कोई मीडियम हो तभी आपको फ्रीक्वेंसी लाइट आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है। किसी भी, अगर हम स्पेस में बाहर भी खड़े हुए हैं, वैकेंट एरिया में अगर खड़े हुए हैं, कोई वहां पे पेड़ भी नहीं है या कोई बिल्डिंग भी नहीं है, ऐसे जनरली हम लोग खड़े हुए हैं, तब भी हमको उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब करना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन हमको दो तरीके से मिल रहा है, एक हमको मिल रहा है वेवलेंथ के फॉर्म में, चाहे वेवलेंथ से बोले या फिर हम बोले उसको फ्रीक्वेंसी से। तो अरेंजमेंट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करें, ठीक है, तो उनका अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो केवल क्या करना है यहां पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जो स्पेक्ट्रम हमको मिला, जो स्पेक्ट्रम हमने देखा, तो वहां पर इनका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर ये वर्ड आप नहीं लिखते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो आप केवल आप इतनी डेफिनेशन आप दे दीजिए, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन आपका है, इसका जो कैरेक्टर है वो क्या कहता है, दीज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन दोनों को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका हो गया प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन फील्ड। अब देखिए यहां पर अगर हम इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, तो दैट ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग। दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करती है सेम स्पीड। क्या है उनकी? सेम स्पीड। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू छोटा सा क्वेश्चन बनता है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो इनकी जो स्पीड आपको मिलेगी वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये इनकी स्पीड है आपकी, या फिर अगर ये अप्रॉक्स वैल्यू आपको 3 इंटू 10 की पावर 8 ली गई है, वैसे जो इसकी वैल्यू निकल के आती है एक्सपेरिमेंटली वो क्या है 2.99 इंटू 10 की पावर 8। अगर ये वैल्यू नहीं दी गई है तो ये वैल्यू भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 3 इंटू 10 की पावर 8 नहीं होता है। तो 2.9 तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या फिक्स कर दी गई, क्या है इसकी 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, कॉल द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके बारे में हम क्या जानते हैं, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, 9th क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनको किसी भी मीडियम यानी प्रोपेगेशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, कि अगर वहां पर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, अगर बिल्डिंग नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा। आप वहां पर खड़े हैं तो रेडिएशन होगा, या नहीं है तो रेडिएशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोपेगेशन एरिया है आपका, ये जो बताया गया है वेव नेचर, यहां पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, लाइट रीचेज अस फ्रॉम ऑफ द सन थ्रू एम्प्टी स्पेस। अगर वैकेंट स्पेस पड़ा हुआ है तो सन की जो लाइट है वो वहां भी पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। अगर छत है, बंद कमरे में है, तो अगर बंद कमरे में आप बैठे हुए हैं तो यहां भी आपको स्पीड मिलेगी। ठीक है, स्पेस है तो वहां भी आपको स्पीड मिलेगी। तो मेन कैरेक्टर आपके जो है वो क्या है, एक तो डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, सन की लाइट जो हमको मिल रही है वो डिफरेंट टाइप का रेडिएशन है। कुछ रेज हमको दिखाई दे रही है, कुछ रेज हमको नहीं दिखाई दे रही है। तो आगे भी बताते हैं स्पेक्ट्रम में विजुअल रीजन, आप जानते हैं कि विजुअल रीजन क्या है। तो मेन यहां पर क्या है आपका कैरेक्टर्स है। पहला कैरेक्टर्स आपको जो पढ़ना है वो बहुत अच्छे तरीके से, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चाहे उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखें, उनका जो ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द सेम स्पीड। सीधी सी बात है, सेम स्पीड में ट्रेवल करेंगी और उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट इसका मेन था, किसी भी मीडियम की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोपेगेशन के लिए कोई भी मीडियम की इसको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर लाइट है, सन की जो लाइट है वो स्पेस में भी रीच करेगी, वैकेंट एरिया में भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैकेंट एरिया में वहां कुछ नहीं है, लाइट की आवश्यकता उसको नहीं है तो वो वहां पर पहुंचेगी नहीं। ठीक है, इतनी चीज आपको यहां पर अच्छे से समझना है और इसको नोट कर लेना है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन बनता है। पहला कैरेक्टर बनता है, ठीक है, कई रेज वहां पे दिखा दी गई, आपसे पूछ लिया गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करेगी या नहीं करेगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो वहां पर जनरली क्वेश्चन क्या होता है, छोटा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रेडिएशन, रेडिएशन से क्या बना, स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन क्या बोल रही है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी मैंने पीछे बताया रेडिएशन में अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? एक चीज आपको याद रखनी, चाहे फ्रीक्वेंसी से आप तैयार कर लीजिए या फिर वेवलेंथ से तैयार कर लीजिए। रेडिएशन स्पेक्ट्रम में आपको दो चीजें पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्लियर? इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है। क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का डिफरेंट टाइप है, अरेंजमेंट किया गया है। किसमें अरेंजमेंट किया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसका किया गया है? फ्रीक्वेंसी का। तो आप जरा देखिए, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज से। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में यहां पर 10 की पावर जो 0 है, तो ये क्या वेवलेंथ बता रही है? लॉन्ग रेडियो वेव्स। क्या है ये? लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये आपको रटना है, इसका कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि लॉन्ग रेडियो वेव कहां से निकलेंगी। जैसे कोई फार्मूला आपने लगा दिया कि लॉन्ग रेडियो वेव से, तो फार्मूला कोई नहीं है। यहां कहां से लेकर के, यहां से अगर हम देखें 10 की पावर 6 और 10 की पावर 4, यहां से इतना जो आपका एरिया है, ये क्या है? लॉन्ग रेडियो वेव्स है। इसके बाद 10 की पावर 6, ये जो आपका है 8 और 6 के बीच का जो एरिया फ्रीक्वेंसी का है, ये FM और AM रेडियो वेव्स है। ठीक है, FM आप जानते हैं, AM भी आप जानते हैं। रेडियो वेव्स, इनको हम लोग क्या जानते हैं? रेडियो वेव्स के नाम से जानते हैं। ये भी वेव हमको दिखाई नहीं देती। FM जब चलाते हैं तो क्या दिखाई देती है कि वेव आ रही है? नहीं आ रही है ना, वेव्स नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा क्या है? माइक्रोवेव्स। अब ये देखिए माइक्रोवेव्स हैं आपकी, तो माइक्रो का नाम ही आपने सुन लिया, माइक्रो, माइक्रो में छोटा, तो ये माइक्रोवेव्स आपकी हो गई। इसके बाद आता है IR, इंफ्रारेड जिसको आप बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 10 की पावर 14 टू 10 की पावर 12। इतनी जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी है, ये IR फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। अब जरा ऊपर देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो 10 की पावर 14 हो गया, और यहां पर देखिए 10 की पावर -6 और -4, तो ये क्या है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। ये क्या है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गई आपकी? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, दोनों चीजों में आपको ध्यान देना है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू जब आपको दी जाएगी तो वहां ये फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएंगी। अगर नहीं दी जा रही तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट भी बताता हूं, वो आपको याद ही करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर गामा रेज। गामा रेज आपका सबसे लास्ट में है। ये जो एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? 10 की पावर, अगर यहाँ पे 18 है तो ये मान लीजिए यहाँ पर 10 की पावर 19 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यहां से जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी क्या है? गामा रेज को शो कर रही है कि ये गामा रेज है, सबसे खतरनाक रेज। आप जानते हैं गामा रेज। एक्स रेज, एक्सरे जब आपका इतना खतरनाक है, कभी आपने एक्सरे अगर कराया हो तो देखा होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पीछे लगाते हैं, आगे आपकी एक मशीन रखी हुई है जहां से रेज निकालते हैं। और जैसे ये हाथ आपका फ्रैक्चर हो गया, तो इसका अगर एक्सरे कराना है तो पहले सेट कर लेते हैं, और एक दो सेकंड जैसे नहीं फोटो आप क्लिक करते हैं, रेडी 1 2 3, तो वहां पे ऐसे बोलते हैं 1 2 3, क्योंकि कंटिन्यू यहां पर नहीं अटैक करा सकते। अगर कंटिन्यू अटैक कराएंगे तो ये गामा रेज की फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है? 10 की पावर 24। इतनी मोटी वाल अगर आप खड़ी कर दीजिए, तब भी अगर गामा रेज डालते हैं तो धाम से उस तरफ बाहर क्या करेगी? निकल जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो बहुत देर के लिए नहीं करते हैं, बस 1 2 3 बोला और क्लिक किया, तुरंत उसको ऑफ कर दिया, और इसकी फोटोग्राफी, पीछे आपकी फोटोग्राफी प्लेट लगी हुई है और आपका एक्सरे हो गया। ठीक है, अगर कंटिन्यू डाल दिया जाए तो प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद में आता है यूवी। यूवी का तो नाम आपने सुना ही है, यूवी रेज। जनरली हम लोग जानते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, डिफरेंट टाइप की डिजीज, कैंसर डिजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज की चल रही है, कैंसर डिजीज, यूवी रेज सबसे खतरनाक है। इसके बाद में जो ये एरिया है, जरा देखिए कितना छोटा सा एरिया है। ये एरिया है, इतनी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखें आसानी से देख सकती हैं इस फ्रीक्वेंसी में। और यहां से जो फ्रीक्वेंसी आपकी ये निकल रही है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? विजिबल। जैसे हम येलो कलर देख रहे हैं, तो येलो टी शर्ट आप पहने तो येलो हमको दिखाई दे रही है, ब्लैक पहने तो ब्लैक दिखाई दे रही है, ब्लू है तो ब्लू दिखाई दे रही है, और कोई फ्रीक्वेंसी हमको नहीं दिखाई दे रही है। लॉन्ग रेडियो वेव क्या आपको पकड़ में आता है? मोबाइल की जो वेव्स हैं, क्या आपको 4G 5G 6G या 2G आप पकड़ लेते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो नेटवर्क जो आपका है, ये नेटवर्क क्या है? वेव्स है।
तो यहां पर ये जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में आप ये जानते हैं कि रेड जो आपका है विग्योर, ठीक है, 7 कलर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर सबसे ऊपर क्या है आर, और ये आपका क्या है वी, वायलेट कलर। तो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है सबसे हाई होगी, क्या होगी, सबसे हाई होगी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी, लो इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी क्या आती है, लो आ जाती है, ठीक है। और यहां पर इसकी इंटेंसिटी हाई है और फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। तो दो क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका बनता है फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा क्वेश्चन बनता है इंटेंसिटी पर। इसका ग्राफिकल भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अभी आगे जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पर इंटेंसिटी पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये देख लीजिए, जनरली इंटेंसिटी जो आपकी बन के आती है वो यू बन के आती है, यू, जैसे ये इंटेंसिटी आई। अब दूसरी इंटेंसिटी क्या दे रहा है, दूसरी इंटेंसिटी बना दी फिगर में यू, ये इंटेंसिटी बना दी। अब आपसे पूछ रहा है ऑर्बिटल इंटेंसिटी, क्या पूछ रहा है, ऑर्बिटल, और दूसरा ये कह रहा है कौन सी हाई होगी कौन सी लो होगी। तो जनरली जो कंपटीशन क्वेश्चन आता है इन फिगर पे डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम में। आपने टीवी और स्क्रीन पे भी देखा होगा, टीवी और स्क्रीन पे जब आप कार्डियोलॉजी जाते हैं तो कार्डियोलॉजी में आप देख रहे हैं हार्ट फ्रीक्वेंसी, तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे जब आप देखते हैं तो क्या दिखता है, ये छोटी छोटी वेव्स। इससे क्या पता चलता है, ये इस तरीके से, ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। इससे पता चल रहा है कि पर सेकंड कितनी धड़कन है आपकी, एक सेकंड में कितना धड़क सकते हैं। तो ये धड़कना जो देखते हैं ये क्या है, स्पेक्ट्रम है। किसकी देन है, स्पेक्ट्रम की देन है। इससे क्लियर हो जाता है कि जो एक रेगुलर बॉडी आपकी बनाई गई है कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी आनी चाहिए। जैसे डॉक्टर हाथ पकड़ता है, इसे कहता है पल्स चेक कर रहा है, तो अब हाथ पकड़ने का काम खत्म हो गया, मशीन लगाई, मशीन में आपने देख लिया कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक नोड आपका देख रहा है, 2 नोड आपका दे रहा है, 3 नोड आपका दे रहा है, उससे क्लियर हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी। फैक्ट है। तो ये क्या है, सब स्पेक्ट्रम। जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम पे डेवलपमेंट जितना ज्यादा हो रहा है, उतना ही मेडिकल लाइन और आसान होती चली जा रही है। जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं, जाइए क्या कराना है, एक्सरे करा लीजिए, ये करा लीजिए, तो पहले तो ढेर सारी जांचें लिख दी, उससे क्लियर हो जाता है कि हार्ट हमारा कहाँ पे काम कर रहा है, लीवर हमारा कितने पे काम कर रहा है, ठीक है, स्टमक हमारा कहाँ पे काम, कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो सीधे बता दिया ये खराब हो गया। अब वहां अंदर तो जाकर के देखते नहीं, इंडोस्कोपी जब कराते हैं तो इंडोस्कोपी भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती है, वहां भी फ्रीक्वेंसी है और कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही, ठीक है। तो यहां पर इनमें आपको क्या याद करना है, ये याद करना है, जैसे यहां पर 450 दिया गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाएगी। यहां पर 495 है, किसका, वायलेट, 380, फिर 380 टू 450, ये अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो ये क्या होगा, वायलेट कलर होगा, ये आपको याद रखना है। अब 450 से 495 के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो कौन सा होगा, ब्लू। ब्लू के बाद यहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 495 से 570 तो कैसा है, ग्रीन कलर। ग्रीन के बाद येलो। ये कलर जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा कलर हमारी आंखों में चुभ रहा है। कंटिन्यू 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आप देखें तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हमारी आंखें कौन से कलर को ज्यादा देर कर पा रही है, कौन से कलर को ज्यादा देर नहीं कर पा रही है, देख पा रही है, उसको रोक पा रही है, नहीं रोक पा रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पे कलर डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी है और कितनी लो फ्रीक्वेंसी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में आपको रखनी होंगी। अब 570 से 590 के बीच में यानी 20 का डिफरेंस है, जहां पर येलो कलर है आपका, और 590 से 620 के बीच में ऑरेंज, और इसके बाद में फिर क्या फ्रीक्वेंसी आती है, हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड, ठीक है। तो मेन रूप से क्वेश्चन जो आपका बनता है वो रेड और वायलेट और या फिर ग्रीन,
इन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जनरली हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे जब डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ही आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है, बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम नहीं है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में 1 फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना मिलता है, 1 मिलता है, तो 1 फ्रीक्वेंसी। दूसरा, जब हम आपको अबाउ रूल यहाँ पे पढ़ाएंगे तो ऑर्बिट 1s 2s और 2p ये मैक्सिमम हमें इतना मिलता है, तो 1s फ्रीक्वेंसी मिलेगी या फिर 2s फ्रीक्वेंसी नोडल प्लेन आपको मिलेगा, 2p मिलेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ना है वो कौन सी पढ़नी है, रेड और वायलेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में पहला जो पॉइंट हमने बताया था कि बोर मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पहला आपको क्या पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आपको केवल ये पता करना है यहाँ पर कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पढ़ना है कि एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब जनरली आप लोग क्या पूछते हैं कि अगर हम काले हैं तो रेडिएशन ज्यादा होगा, यानी ज्यादा लोग हमारे पास से निकलेंगे तो ज्यादा रेडिएशन होगा तो चिपक जाएगा क्या, वो रेडिएशन नहीं है। रेडिएशन आपका ये है कि अगर हम आयरन बार ले लें, यहां पर इसको आप हीट करना स्टार्ट करें, क्या करना स्टार्ट करें, गर्म करना स्टार्ट करें। तो जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये हमने एक आयरन की प्लेट ले ली, ठीक है, और इसको हमने बर्नर पे रख दिया, तो इसके कलर को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, कलर को ऑब्जर्व करना है। कलर को कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, टेम्परेचर आप इसको देते जाइए, गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहला कलर ब्राइटर ऑरेंज कलर, पहले सबसे पहले ब्राइटर ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होगा, पहला पॉइंट। और जब इसको टेम्परेचर देंगे, आप इसको नहीं हटाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर देगा। येलो कलर के बाद और जब इसको टेम्परेचर हम देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा होने लगता है, व्हाइट। कभी भी आप जैसे रोटी बनाने का तवा नहीं होता है, उसी को आप गर्म करना स्टार्ट करिए, कंटिन्यू बर्नर पे आप इसको रख दीजिए लंबे समय तक, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर, इग्निशन जो टेम्परेचर आपका है वो दूसरा होगा। और अगर हम कोयला, पत्थर कोयले के ऊपर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, आयल बाथ पे रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, सैंड बाथ पे अगर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। ठीक है, जैसे मूंगफली आपकी होती है, सैंड में ही सैंड बाथ बनाया जाता है उसका, तो उसी में क्यों गर्म किया जाता है, हम तेल में डाल के इसको खौला लें या मिट्टी डाल करके उसमें भर दें, कढ़ाई में मिट्टी भर दें, उसमें मूंगफली डाल दें, उसको बार बार हिलाएं तो अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो सबका टेम्परेचर, सबके बात अलग अलग है आपके। तो पहला जो कलर आपको मिला वो क्या मिला, ऑरेंज, ब्राइटर ऑरेंज। दूसरा जो कलर आपको मिलना है, इसके बाद हटाना नहीं है, आपको गर्म करते रहना है, टेम्परेचर बढ़ाते रहना है, तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और येलो के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम टेम्परेचर इसको देंगे तो वही आयरन बार आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं होगा, ब्लूइश कलर आपको दिखाई देने लगेगा। तो जब आप गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, जो कलर हमको मिल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, रेडिएशन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, आल्सो नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है ये, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप देख पाएंगे, तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो रोड के किनारे देखिए, रोड के किनारे आपके जो लोहा बेचते हैं, झोपड़ी झुग्गी में आपके रहते हैं, तो वो जब हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वहां पे आपको दो कलर जनरली दिखाई देंगे। जब आयरन को हम गर्म करेंगे तो पहला कलर उसका क्या होगा, ऑरेंज, ब्राइटर ऑरेंज कलर उनको मिलता है। फिर उसको पीटना चालू करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, उसको फैलाना है,
बड़ा करना है। तो जब वो पीटना स्टार्ट करते हैं, तो जब पीटते हैं जहां पर बार बार, वहां पे देखिए सबसे लास्ट कलर आपको मिलता है, कौन सा कलर मिलता है? ब्लू, क्योंकि उससे ज्यादा वो टेम्परेचर नहीं देते। आपको ब्राइटर ऑरेंज कर लिया, मेटल क्या हुई? लूज हो गई, पीटना स्टार्ट किया और वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने पीटना स्टार्ट किया, वो क्या होगी? फैलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दो कलर आपको दिखाई देते हैं, एक कलर आपको ये दिखाई देता है, दूसरा कलर आपको ब्लू दिखाई देता है। अब व्हाइट कलर आपको कब मिलेगा? उसी ब्राइटर ऑरेंज कलर के ऊपर पानी डाल दीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, पानी डाल दीजिए। एकदम से पानी क्या होगा? जब वो मेटल के ऊपर पड़ेगा जाकर के, तो पानी तो वेपराइज हो जाएगा। तो जैसे ही वेपराइज होगा, उसके ऊपर देखिए किनारे एक व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, ये लेयर बन जाती है, ठीक है, क्योंकि एकदम से आपने टेम्परेचर उसका कम कर दिया। पानी जैसे ही डाला, ठंडा पानी आपने डाल दिया, तो बहुत हाई टेम्परेचर था और एकदम से आप उसे ठंडा करेंगे। किसी भी मेटल को एकदम से ठंडा नहीं करना है। अगर मेटल को एकदम से ठंडा करेंगे तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? चटक जाती है। ये चटकना है उसका। जैसे आप ग्लास को ले लीजिए, ग्लास अगर गर्म है, एकदम से आप पानी की कुछ बूंदे डाल दीजिए तो वहीं से चटक जाता है। तो ग्लास और मेटल दो चीजें आपकी ऐसी हैं कि एकदम से आपको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बनाना है। अगर हाई टेम्परेचर है, जैसे 45 है, 50 है, 80 टेम्परेचर पे आपने किया और एकदम से उसे 25 पे लाएंगे तो क्या होगा? चटक जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है। तो दो कलर तो मैंने ऑब्जर्व करना आपको बता दिए। एक आपका कलर आपका ब्राइट ऑरेंज कलर है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कलर आपका है, ये आपका ब्लू कलर है, ये आप ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा जो व्हाइट कलर है, पानी डाल के उसको छोड़ दीजिए, तो जब धीरे धीरे वो ठंडा होगा, ठीक है, जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसमें किनारे, उसके किनारे बिल्कुल लेयर, जैसे ये लेयर है तो इसके किनारे आपको व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर आपको दिखाई देगी। ये कलर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा, जब इसे आप गर्म करेंगे, तो जब गर्म कर रहे होंगे तो यहां से क्या होगी? हीट निकल रही होगी। ये आयरन रॉड है, ये हीट निकल रही है। अगर ये ना निकले, अगर ये नहीं निकल रही है, एमिशन अगर नहीं हो रहा है, तो कोई भी कलर आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये एमिशन हो रहा है, भाई जैसे आप मेरी शर्ट को देख रहे हैं कि ब्लू शर्ट है, तो ब्लू शर्ट की फ्रीक्वेंसी आपकी रेटिना पे बन रही है। वो फ्रीक्वेंसी आपको रेटिना क्या कर रहा है? विग्योर बना के दे रहा है। जैसे रेनबो कलर आपको दिखाई देता है आकाश में, स्काई में रेनबो कलर कैसे दिखाई देता है? वही तो है, ये वही तो स्पेक्ट्रम है। और स्पेक्ट्रम कोई नई चीज नहीं है। जनरली डेली लाइफ में आप स्पेक्ट्रम को आप जानते हैं, और जो स्पेक्ट्रम आपका विग्योर आपको दिखता है, वही आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वही आपका ये कलर है। अगर रेडिएशन नहीं होगा, रेडिएशन अगर नहीं होगा, तो कोई भी कलर आपको नहीं दिखाई देगा, सब कुछ कलरलेस होगा। क्लियर? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसी में देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये आपकी मेटल सरफेस है, ठीक है। मेटल सरफेस पर क्या किया? ये लाइट आपने इंसिडेंट लाइट ये आपने डाली, यहां से क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। तो यहां से ये देखिए, यहां पर ये मेटल की पूरी सरफेस है, ये लाइट आपने यहां पे डाली, यहां पर क्या था? इलेक्ट्रॉन था। तो इस मेटल से इस सरफेस पर यहां से अंदर से यहां तक आने में क्या हुआ? वर्क डन, वर्क फंक्शन ये काम करेगा, तभी ये यहां पर एमिशन होगा। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। दिस इज आल्सो नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन है। इनको क्या नाम देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं आप, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्शन हो रहा है, ये तो ये क्या हो गया? वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन इक्वल टू किसके होता है? ये, ठीक है। अब ये किसके इक्वल जाएगा? ये डिपेंड करेगा,
ये जो फोटॉन एनर्जी आप यहां पे डाल रहे हैं, ये 1 फोटॉन अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटाइज थ्योरी, कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आप एमिट कर रहे हैं ये आपका 1 के लिए है, अगर n के लिए हम यूज करें तो इक्वल टू NH न्यू, ये आपका हो जाता है नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमें एनर्जी आपकी मिल रही है। ये पर्टिकुलर किसकी मिल रही है? 1 फोटॉन, और इस फोटॉन को हम क्या कहते हैं? क्वांटा, क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब ये जो आपकी एनर्जी आपकी है, जो काइनेटिक एनर्जी है mv², ये वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एमिटेड जो एनर्जी है, एमिटेड एनर्जी इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी और प्लस इजेक्शन ऑफ एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बंधे हुए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करना तो वर्क फंक्शन आता है, जैसे क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इतना जो ये पार्ट है ये किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेटल अंदर से जो इलेक्ट्रॉन इतना यहां से बाहर लाने के लिए जो वर्क काम करना पड़ रहा है, ये क्या हो गया? आपका वर्क फंक्शन हो गया। ठीक है, ये ध्यान देना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इस पे। तो इतना न्यूमेरिकल आपका है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड और वर्क फंक्शन, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका हो गया वर्क फंक्शन। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो टोटल हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, कितनी हमको काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपका ये हो गया ब्लैक बॉडी, दूसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन, पहला आपने क्या पढ़ा? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। ठीक है, तो मेन आपका जो चैप्टर है ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से ही स्टार्ट हुआ है। जो टॉपिक आपका, जो क्वेश्चन आपका जनरली बनता है वो या तो यहां से बनता है या फिर स्पेक्ट्रम से या फिर बोर मॉडल से। कहां से बनता है? बोर मॉडल से। तो इसके बाद हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूले आपके हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी यहाँ पे सीरीज आपको पढ़नी है, और सीरीज के बाद फिर आपको क्या पढ़ना है? बोर मॉडल। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा और बोर मॉडल और क्वांटम नंबर पर डिस्कशन करते हैं कि क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और क्या है बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या है, क्या इन्होंने बोर मॉडल ने काम किया? बस कुछ नहीं किया, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल ने जो पूछा उसको एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ नहीं है। सेम थ्योरी आपको वही मिलेगी जो रदरफोर्ड ने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बोर ने एक्सप्लेन कर दिया। तो अगली क्लास में हम बोर को एक्सप्लेन कराएंगे कि बोर ने क्या एक्सप्लेन किया।